हेलो स्टूडेंट्स, नाउ करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति करण कारक। देखिए, रीड स्टूडेंट्स के लिए मैं संक्षेप में समझाऊंगी और उसके बाद जो है एमए वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एक सूत्र एक्सप्लेन करके बताऊंगी। देखिए, करण कारक क्या होता है। कर्ता जब किसी कार्य को करता है तो उसमें किसी न किसी साधन का प्रयोग अवश्य ही करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम को करने में हमें किसी न किसी साधन की तो आवश्यकता होती है। तो उस साधन में वो साधन कर्ता का क्या होता है, करण होता है, और उस करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, सीता कलमेन पत्रम लिखती। सीता कलमेन पत्रम लिखती। सीता कलम से पत्र लिखती है। अब देखिए, यहाँ पर सीता के पत्र लेखन कार्य में उसका साधन क्या है, कलम है। क्या है, कलम। तो कलम जो उसका क्या है, करण है, उसका साधन है। इसलिए कलम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का। किसी भी कार्य को करने में, किसी भी काम को करने में कर्ता का जो साधन होता है, उस साधन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। साधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये तो हो गया इसका बेसिक, यानी मूल जो है, मूल रूप से करण कारक क्या होता है। कर्ता का किसी भी कार्य को करता है तो उसमें उसके साधन को क्या कहते हैं, करण कहते हैं, और उस करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद जो देखिए हमारे कुछ जो है शब्द है। देखिए, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड यहाँ मैं संक्षेप में समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको सूत्र के अनुसार एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद है देखिए, सह, क्या, सह, साकम, सार्धम और समम। सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब का मतलब होता है के साथ। क्या मतलब होता है इनका सर, के साथ। तो इन सब शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सीता रामेण सह वनम गच्छति। सीता रामेण सह वनम गच्छति। सीता राम के साथ वन जाती है। ठीक है, जब इसका सूत्र लेंगे एमए क्लासेस के लिए, तब तो देखो क्या होगा, सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने मीन्स सह शब्द के योग में, मीन्स सह आदि शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब वो मैं सूत्र जब एक्सप्लेन करूंगी आगे तब मैं बताऊंगी। यहाँ पर आप यही जानिए कि रीड के स्टूडेंट्स के लिए केवल सह, साकम, सार्धम और समम, इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग होता है के साथ। क्या मतलब होता है इनका, के साथ। तो यहाँ पर सीता राम के साथ वन जा रही है, तो राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय का प्रयोग होता है। साकम का मतलब भी के साथ होता है, सार्धम का मतलब भी के साथ होता है, और समम का मतलब भी के साथ होता है। इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति ही होगी। यहाँ सीता रामेण साकम वनम गच्छति ऐसे भी बना सकते हैं, सीता रामेण सार्धम वनम गच्छति ऐसे भी लिख सकते हैं, और सीता रामेण समम वनम गच्छति यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी में से भी एक, किसी भी एक का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सबका मीनिंग क्या होता है, के साथ ही होता है। ठीक है, अब तीसरी चीज देखिए, अंग विकार में। किसमें, अंग विकार में। अंग विकार में जरा ध्यान से सुनिए, अंग विकार में, अंग विकार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह कान से बहरा है, वह आँख से काना है, वह आँखों से अंधा है। ठीक है, वह पैर से लंगड़ा है, वह सिर से गंजा है। तो इस प्रकार से के अंग विकार में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स कर्णेन बधिर अस्ति। सकर्णेन बधिर अस्ति, वह कान से बहरा है। ठीक है, स पादेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। स कर्णेन बधिर अस्ति, स शीर्षा खलवाटः, वह सिर से गंजा है। स अक्षणा काणः, वह आँख से काणा है।
ठीक है। पादेन जो है सहस्तेन लुंज, मीन्स वह हाथ से लुंजा है। इस प्रकार से जो है जब जहाँ पर भी अंग विकार का पता चले, यहाँ पर इसके कान के में विकार है, कान में कमी है, इसका पता चल रहा है, तो यहाँ पर कान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। या पैर में खराबी है, उसके पैर में विकार है, पैर में कमी है, तो पैर में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब और अगर सूत्र के अनुसार समझिए तो ये नांग विकार सूत्र आएगा, जिस अंग से अंगी का विकार लक्षित होता हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ कान से पता चल रहा है कि जो है सामने वाला व्यक्ति जो क्या है, बहरा है, तो इसलिए कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके पैर को देख करके यह पता चल रहा है कि वह क्या है, लंगड़ा है, इसलिए पैर में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है सीधे से रीड स्टूडेंट्स के लिए यही समझना यह काफ़ी है कि अंग विकार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वो अंग विकार अब हाथ, नाक, कान, पाँव मतलब किसी भी अंग में हो सकता है। तो जिस अंग में विकार का मतलब होता है कमी या खराबी, कोई किसी प्रकार की जो है किसी प्रकार की अव्यवस्था का हो जाना, जैसे मान लो कान खराब हो गया, आँख खराब हो गई, एक आँख भी खराब हो सकती है और दोनों आँखें भी खराब हो सकती है, एक पैर भी खराब हो सकता है और दोनों पैर भी खराब हो सकते हैं। ठीक है। सिर पे बाल न आना, ये भी एक विकार ही होता है, जैसे सिरसा खलवाटह, इसका मतलब समझने में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सिरसा खलवाटह, सिरसा खलवाटह, सिर से गंजा, या सिर में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सिरसा खलवाटह, सिर से गंजा है। ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा कि कर्ता किसी कार्य को करने में उसका जो साधन होता है उसमें तृतीय का प्रयोग, जैसे सीता कलमेन पत्रम लिखती, सह साकम सार्धम समम, इन सब शब्दों के योग में तृतीय का प्रयोग, जैसे सीता रामेण सह वनम गच्छति। अंग विकार में तृतीय का प्रयोग, जैसे स कर्णेन बधिर अस्ति। और नेक्स्ट देखिए नंबर 4, किसी विशेष लक्षण, किसी विशेष प्रकार की दशा को प्राप्त हुए किसी लक्षण को या चिन्ह को देख करके जब हमें किसी विशेष दशा की प्राप्ति होती है तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके लिए सूत्र होता है इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, जैसे जटाभि तापसः। देखिए जटाभि तापस ऐसे भी लिख सकते हैं और जटाभिस तापसः, जटाओं से तपस्वी, जटाओं से तपस्वी मीन्स कहने का मतलब जो कोई जटाधारी व्यक्ति सामने से आ रहा है उसकी जटाओं को देख करके ही हमें यह पता चल रहा है कि यह क्या है, कोई तपस्वी है। ये कौन है, कोई तपस्वी है। जैसे कोई कटोरा लेकर के, भीख का कटोरा लेकर के अगर सामने से आ रहा हो तो उसके कटोरे को देख करके हमें ये पता चल जाएगा कि यह कोई भिखारी है। कोई पुस्तक लेकर के कोई बालक सामने से आ रहा है तो उसकी पुस्तकों को देख करके हमें यह पता चलेगा कि यह कोई छात्र है या कोई छात्रा है। ठीक है। तो किसी विशेष प्रकार के यानी किसी विशेष चिन्ह से या किसी लक्षण से या चिन्ह से किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध हो तो वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। और फिर 5वां देखिए यहाँ पर क्या है, हेतु मीन्स हेतु शब्द के प्रयोग में मीन्स हेतुवाची यानी कारणवाची शब्दों में, कारणवाची शब्दों में, कारणवाची शब्दों में मीन्स कारण को बताने वाले, इसके लिए आता है हमारा सूत्र हेतु। क्या होता है सूत्र, हेतु मीन्स कारणवाची शब्दों में क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है, ठीक है, उस सहायक कारण में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और तृतीय विभक्ति का सबसे मुख्य सूत्र होता है, देखिए ये साधकतमम करणम कारणम, साधकतम करणम कारण मीन्स जो कर्ता का जो साधकतमम करणम कारण मीन्स जो कर्ता का कार्य करने में जो सबसे श्रेष्ठ साधन होता है उसकी करण संज्ञा होती है, और उस करण संज्ञा में यानी जिसकी करण संज्ञा होती है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा आता है, देखिए ये हो गया हमारा करण हो गया। एक बात मैं और बता दूं आपको, आप रीड के स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद जो है आपको देखिए जब इतना पता है तो उसके बाद जो क्योंकि वाच्य परिवर्तन का टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो जब आप वाच्य परिवर्तन करते हैं, ये 5वां कारण हो गया, ये 6th मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। देखिए वाच्य परिवर्तन जब आप करते हैं तो कर्तृवाच्य में सेंटेंस सिंपल होता है। कर्तृवाच्य देखिए ध्यान से देखिए, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी, प्रथमा। कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है। और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। ठीक है। वही वाच्य परिवर्तन जब कर्तृवाच्य से हम इसको कर्म वाच्य में परिवर्तित करते हैं, किस में परिवर्तित करते हैं, कर्म वाच्य में परिवर्तित करते हैं, तो कर्ता में तृतीया हो जाती है। कर्ता में क्या हो जाती है, तृतीय विभक्ति हो जाती है। कर्म में प्रथमा और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो जाता है।
क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो देखिए जब तृतीय विभक्ति की बात आ जाती है तो हम इसमें ये भी ले सकते हैं कि कर्मवाच्य में, किसमें? कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह भी हम जो है इसका एक रीजन है, एक कारण है। ठीक है। और दूसरा देखें कर्तृकरणीय तृतीया मीन्स जो अनअभिहित कर्ता व करण में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामेण बाणेन हतः बाली, रामेण बाणेन हतः बाली मीन्स राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, उसको बोलते हैं अनअभिहित। अनअभिहित मीन्स कहने का मतलब जिसको न कहा गया हो, वही कह सकते हैं कि जो है इसमें कर्मवाच्य में कर्ता और अगर करण भी दिया हो तो दोनों में, कर्ता में भी और करण में भी, दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए अब इस तृतीय विभक्ति को सूत्र के अनुसार समझते हैं। ये मेन मैंने आपको बता दिए। देखिए किसी भी कार्य को करने में कर्ता का जो साधन होता है उसमें तृतीय का प्रयोग, सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब में तृतीय का प्रयोग। ठीक है। उसके बाद अंग विकार में तृतीय का प्रयोग। किस प्रकार से अंग विकार होता है? कान से बहरा होना, पैर से लंगड़ा होना, सिर से गंजा होना, दोनों आंखों से अंधा होना। ये ध्यान से सुनना, एक आंख से तो क्या होता है? अंधा, काना होता है, और दोनों आंखों से अंधा होना। ठीक है। जटाभिताप्स मीन्स किसी विशेष लक्षण से किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध हो, वहां पर भी तृतीय का प्रयोग होता है। और उसके बाद जो है कारणवाची शब्दों में हेतु मीन्स कारणवाची शब्दों में किसी भी चीज का कारण है, कारण को बताने वाले शब्दों में भी तृतीय का प्रयोग होता है। ठीक है। और जो है उसके बाद जो है आता हमारे वाच्य परिवर्तन यानी कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए हम सूत्र अनुसार समझेंगे तृतीय विभक्ति को। देखिए फर्स्ट हमारा साधकतमम करणम, फर्स्ट सूत्र हमारा साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। देखिए किसी कार्य को करने में किसी भी, किस प्रकार से लिखेंगे हम इसको? किसी भी कार्य को करने में कर्ता का जो सबसे अभिष्ट साधन होता है, कर्ता का जो अभिष्ट साधन होता है, अभिष्ट क्या होता है? साधन होता है, अभिष्ट साधन होता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए किसी भी कार्य को करने में कर्ता का जो सबसे अभिष्ट साधन होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें ये भी लिख सकते हैं उसकी करण संज्ञा होती है और करण संज्ञा होने पर उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, सीता कलमेन पत्रम लिखती, जैसे सीता कलमेन पत्रम लिखती, सीता कलम से पत्र लिखती है। यहाँ पत्र लेखन कार्य में, यहाँ पत्र लेखन कार्य में सीता का अभिष्ट साधन, सीता का अभिष्ट साधन कलम है, इसलिए कलम की करण संज्ञा हुई है, कलम की करण संज्ञा हुई है और कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी भी कार्य को करने में
एमए प्रीवियस में हमारे अगर मान लो ये सूत्र दिया जाता है साधक तमम करणम, तो आप उसको किस प्रकार से लिखेंगे? किसी भी कार्य को करने में कर्ता का साधक तमम, साधक भी सिद्ध करने वाला, तमम में श्रेष्ठ। देखिए तरप तमप दो प्रत्यय होते हैं, तरप में दो की भी तुलना की जाती है और तमप जो पूरे समूह में से श्रेष्ठ होता है। तो साधक तमम करणम में सिद्ध करने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन जो है उसकी करण संज्ञा होती है। जरा ध्यान से देखिए, किसी भी कार्य को करने में कर्ता का जो सबसे अभिष्ट साधन होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इससे पहले आप ये भी लिख सकते हो कि उसकी करण संज्ञा होती है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सीता कलमेन पत्रम लिखती, सीता कलम से पत्र लिखती है। सीता किससे पत्र लिखती है? कलमेन, कलम से पत्र लिखती है। यहाँ पत्र लेखन कार्य में सीता का अभिष्ट साधन कलम है, इसलिए कलम की करण संज्ञा हुई है और कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हमारा सूत्र नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा देखिए, ये हो गया हमारा साधक तमम करणम में सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन। ठीक है, अब देखिए सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। देखिए सहयुक्ते में सह शब्द के योग में, यहाँ पर देखा है सहयुक्ते, सह शब्द के योग में, यानी जब सह शब्द का योग है सह शब्द के साथ होने पर, ठीक है। अप्रधाने, जरा ध्यान से देखिए, अप्रधाने है, यहाँ पर प्रधान नहीं है, क्या है? अप्रधाने, अप्रधाने, अप्रधान मीन्स जो प्रधान नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे? सह शब्द के योग में, सह शब्द के योग में अप्रधान कर्ता में, अप्रधान कर्ता में, अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वही पिता, देखो सीता रामेण सह वनम गच्छति, ये भी लिख सकते हो। और आप कैसे लिख सकते हो? पिता पुत्रेण सह विद्यालयम गच्छति, जैसे पिता पुत्रेण सह विद्यालयम गच्छति, पिता पुत्र के साथ विद्यालय जाता है। अब देखिए यहाँ प्रधान कर्ता कौन है? पिता, क्योंकि पिता के जाने की बात बता रही, पिता विद्यालय जाता है, ठीक है। लेकिन पिता किसके साथ जा रहे हैं? पुत्र के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पिता तो प्रधान है और पुत्र जो है वो क्या है? अप्रधान है। क्या है ये? अप्रधान। पिता पुत्र के साथ विद्यालय जाते हैं, मीन्स पिता जो है वो पुत्र के साथ विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर पुत्र जो है वो क्या है? अप्रधान कर्ता है। तो अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पुत्र अप्रधान कर्ता है, यहाँ पुत्र अप्रधान कर्ता है और सह शब्द के होने के कारण पुत्र शब्द में या पुत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, सह शब्द के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्रेण सह विद्यालयम गच्छति, यहाँ पुत्र अप्रधान कर्ता है और सह शब्द के होने के कारण से पुत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमारा यह सहयुक्ते अप्रधाने
ठीक है, ये सूत्र एक्सप्लेन हो गया। देखिए वीडियो पूरी देखिए, तब आपको और सारे सूत्र जो समझ में आएंगे। प्रत्येक सूत्र अलग अलग है, अपने आप में जो है अलग अलग सूत्र है। कोई भी सूत्र आपको एग्जाम में दे सकते हैं। जब तक आप पूरा नहीं लिखेंगे तब तक आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमारा थर्ड सूत्र है येनांग विकारः। येनांग विकारः। देखो येन मीन्स जिसके द्वारा, येन मीन्स जिसके द्वारा। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि सूत्र का ही मीनिंग समझ ले ताकि आप कंफ्यूज न हो। येन जिसके द्वारा, अंग विकारः मीन्स अंग का विकार या अंग की कमी दिखाई देती हो। जिससे अंग की कमी दिखाई देती हो, अंग का विकार लक्षित होता हो, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए अब इसको एक्सप्लेन किस प्रकार से करेंगे। जिस अंग से अंगी का विकार लक्षित होता हो, विकार लक्षित होता हो, उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जिस अंग से अंगी का विकार लक्षित होता हो उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे रामः, नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। रामः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। राम नेत्रों से अंधा है, यानी उसके दोनों नेत्र खराब है। उसके दोनों नेत्रों को देख करके यह पता चल रहा है कि वह क्या है, अंधा है। ठीक है, यहाँ राम के नेत्रों से उसका अंधापन लक्षित होता है, इसलिए नेत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्या कहते हैं, यहाँ राम के नेत्रों से उसका अंधापन लक्षित होता है, इसलिए नेत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए द्विवचन का प्रयोग है, क्योंकि दोनों नेत्रों से अंधा है, तो नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रैः, तो यहाँ पर जो है नेत्र शब्द तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रामः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। राम नेत्रों से अंधा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सूत्र देखिए। येनांग विकारः के बाद इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे। देखिए इत्थम का मतलब होता है इस प्रकार से। इत्थम का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से। अभूत मीन्स हुआ, लक्षणे मीन्स लक्षण से। इस लक्षण से यह इस प्रकार का हुआ। जैसे जटाओं के लक्षण से, मीन्स जटाओं को देख करके यह तपस्वी हुआ, इस प्रकार से यह हुआ। इस लक्षण से यह हुआ, जटाओं को देख करके यह तपस्वी हुआ, पुस्तकों को देखकर यह छात्र हुआ, कटोरी को देखकर यह भिखारी हुआ। ठीक है, तो देखो इससे पता चला इत्थम अभूत लक्षणे। इत्थम इस प्रकार से अभूत हुआ, लक्षणे मीन्स लक्षण से, इस लक्षण से यह इस प्रकार से का हुआ। ठीक है, सूत्र से पता चल रहा है हमें। देखिए अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब किसी विशेष प्रकार के
लक्षण से जब किसी विशेष प्रकार के लक्षण से किसी की दशा का बोध हो, किसी की दशा का बोध हो उस लक्षणवाची शब्द में, उस लक्षणवाची शब्द में, लक्षण को बताने वाले शब्द, लक्षणवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स, कैसे लिखेंगे? जैसे स पुस्तकै छात्रः प्रतीयते, वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। अब यह लक्षणवाची शब्द क्या है? पुस्तक है। पुस्तक से वह छात्र प्रतीत हो रहा है। पुस्तकों को देख करके उसके छात्र होने का पता चलता है, इसलिए पुस्तक शब्द में, इस लक्षणवाची शब्द में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब यहाँ लिखेंगे, इस उदाहरण को एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पुस्तक लक्षणवाची शब्द है, पुस्तक क्या है? लक्षणवाची शब्द है, क्योंकि पुस्तकों को देख करके ही, पुस्तकों को देखकर ही छात्र होने का बोध होता है, इसलिए पुस्तक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसलिए पुस्तक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, जब किसी विशेष प्रकार के लक्षण से किसी की दशा का बोध हो, उस लक्षणवाची शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स पुस्तकै छात्रः प्रतीयते, वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। और जटाभि तापस, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। देखिए जटाभि तापसः, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। यहाँ जटाओं को देख करके तपस्वी होने का बोध होता है, इसलिए जटा शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जटाभि तृतीय विभक्ति बहुवचन है। पुस्तकै, ये भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है। पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। यह पुस्तक लक्षणवाची शब्द है, क्योंकि पुस्तकों को देखकर ही छात्र होने का बोध होता है, इसलिए पुस्तक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा सूत्र। इत्थम भूत लक्षणे, इस प्रकार से हुआ। इत्थम इस प्रकार से, अभूत हुआ, लक्षणे मीन्स लक्षण से, इस लक्षण से वह इस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब देखिए कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया और हेतव। देखिए ये दोनों एक्सप्लेन करती हूँ। सूत्र है हमारा कर्तृकरणयोस् तृतीया, करणयोस् कर्तृकरणयोस् तृतीया। देखिए अनभिहित, अनभिहित मीन्स अनुक्त, अनुक्त कर्ता व करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्ता अनुक्त कब होता है? कर्मवाच्य में। जब कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, यहाँ इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कर्मवाच्य में
कर्म वाच्य में कर्ता अनुक्त होता है, अनुक्त होता है। कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त होता है। देखिए जैसे रामः, ये सिंपल सेंटेंस में बताती हूँ। अच्छा उसको मैं बाद में बताऊँ, पहले इसका एग्जाम्पल जैसे समझाने के लिए मैं बताऊंगी आपको इसको। जैसे रामेण बाणेन हतः बाली, रामेण बाणेन हतः बाली, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। ठीक है, रामेण बाणेन हतः बाली, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। यहाँ पर कर्ता राम अनुक्त है, इसलिए यहाँ किसमें कर्ता राम व करण बाण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने बता दिया आपको, अनुक्त कर्ता व करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर सिंपल सेंटेंस बोले तो जैसे रामः बाणेन बालिम मारयति, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, राम बाण से बाली को मारता है। तो यहाँ क्या है, कर्ता उक्त है, या कर्ता की प्रधानता है। राम के बारे में बता रहे कि राम बाण से बाली को मारता है, लेकिन जब ये रामेण बाणेन हतः बाली, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, यहाँ पर जो है कर्ता के बारे में नहीं बता रहे या कर्म के बारे में बता रहे। मीन्स राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, बाली के मरने की बात पर विशेष जोर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर कर्ता उक्त न होकर के क्या है, कर्ता अनुक्त है। ठीक है, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, वही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाली बात होती है। जैसे राम खाना खाता है और राम के द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब चेंज होता है तब कर्ता में क्या होती है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे इस सूत्र से कर्तृकर्णयोः तृतीया मीन्स अनुक्त कर्ता व कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे रामः बाणेन बालिम मारयति, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है कर्तृवाच्य का, राम बाण से बाली को मारता है। ठीक है, अब देखिए हमारा इसका जो है मोर सूत्र है हेतु। क्या है, हेतु। क्या है सूत्र, हेतु। देखिए क्रिया सिद्धि में सहायक जो कारण वह अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया सिद्धि में, इस काम की सिद्धि में, काम को सिद्ध करने में जो कारण अर्थ होता है, कारण अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया सिद्धि में कारण अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दंडेन घटः, जैसे दंडेन घट, डंडे से घड़ा। अब यहाँ पर दंड जो है वो दंड जो है वो किसका, घट का क्या है, हेतु है। घट का क्या है, हेतु है। मीन्स घड़े के बनाने में डंडा जो है वो क्या है, हेतु है, उसका एक कारण है। क्रिया की सिद्धि में, घट को बनाने की सिद्धि में दंड जो है वो क्या है, हेतु है। इसलिए दंड शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ दंड घट कार्य में हेतु है, इसलिए
दंड में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ दंड घट कार्य में हेतु है, इसलिए दंड में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है हेतु। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सूत्र एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, ये सूत्र आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपको समझ में आ रहे हैं या आपको कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन सब के बारे में मेरे को पता होना चाहिए, ताकि मैं अपने और एफर्ट्स जो आपके लिए डाल सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय।